दौर था जब भारत पर राज करने के लिए तलवारें टकरा रही थी, मस्जिदों की मीनारों से नए शासकों की आवाज गूंज रही थी और दिल्ली सत्ता का केंद्र बन चुकी थी। राजा बदलते गए, लेकिन दिल्ली का ताज कभी हिंदू राजा के सिर पर तो कभी तुर्क बादशाह के सर पर सजता गया। यही है वो कहानी जब भारत की धरती पर शुरू हुआ था सल्तनत का दौर, दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का समय भारत के इतिहास का सबसे उथल पुथल भरा काल रहा है। 1206 से 1526 तक, मतलब करीब 320 साल तक का लंबा दौर। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसने मध्यकालीन भारत का नक्शा ही बदल दिया। 5 अलग अलग राजवंश आए इस दौरान और एक पूरी तरह नई राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी बनाई। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की सच्चाई से रूबरू कराएंगे, जैसे कौन थे इस दौर के शासक, उनकी नीतियाँ क्या थीं और उनका असर क्या हुआ। कभी गुलाम वंश के सुल्तान तलवार से राज करते थे तो कभी खिलजी वंश के बादशाह चालाकी से सत्ता हथिया लेते थे। फिर आए तुगलक, सय्यद और लोधी वंश, जिन्होंने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा तत्व बना दिए। ये कहानी सिर्फ किसी बाहरी हुकूमत की नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की कहानी भी है, और कैसे भारतीय और इस्लामिक संस्कृतियाँ मिली और समाज में नए वर्ग व ताकतें बदली। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो मोहम्मद गौरी का सबसे काबिल गुलाम और सेनापति भी था, जिसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव रख देता है। लोग उसे लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही उदार था। इसने दिल्ली में कुवैतुल इस्लामिक मस्जिद बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और वो मशहूर कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत भी ऐबक ने ही किया था। लेकिन 1210 में अचानक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सल्तनत को असली मजबूती और स्थिरता इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में देते हैं। इसीलिए कई इतिहासकार उसे असली संस्थापक भी मानते हैं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली शुरू किया था, जिसमें ऑफिसर्स और सैनिकों को कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी, ताकि जमीन से वो अपना खर्च निकाल सकें, रेवेन्यू वसूल सकें और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद भी कर सकें, जिससे एक तरह का सेंट्रलाइज कंट्रोल बन गया था। इसके साथ ही 40 वफादार तुर्की सरदारों का गुट, जिसे तुर्कान ए चहलगानी व चालीसा कहा जाता है, उसे भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। लेकिन बाद में यही चालीसा उसके गले की हड्डी भी बन जाता है। दोस्तों, इल्तुतमिश सबसे सक्षम शासक था, जिसने पूरे भारत को एकजुट किया। उसने मीनार का काम भी पूरा किया और दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी भी बनाया। लेकिन इतिहास करवट लेता है और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच भारत की पहली महिला शासक बनती हैं, जो बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है उस जमाने के हिसाब से। वो बहुत ही बुद्धिमान थीं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज को अस्वीकार थीं, इसीलिए उन्हें चालीसा गुट का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा और फिर उनकी हत्या करा दी जाती है। दोस्तों, रजिया के बाद एक बड़ा नाम आता है गयास-उद-दीन बलबन का, 1266 से 1287 तक, जो खुद कभी इल्तुतमिश का गुलाम और चालीसा का मेंबर था। उसने सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत और ताकत लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि वो खुद एक गुलाम रह चुका था, इसीलिए खुद को जिले-इलाही यानी ईश्वर की परछाई कहता था। ये सब अपनी सत्ता को मजबूत करने और उसे वैधता दिलाने के तरीके थे। जिसने विद्रोहियों के लिए लौह और रक्त की नीति भी अपनाया था, और सबसे बड़ी बात, उसने उस चालीसा गुट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था, जो सुल्तानों का सिरदर्द बन चुकी थी। दोस्तों, गयास-उद-दीन बलबन बहुत ही सख्त और अनुशासित शासक था। उसने कहा था कि सुल्तान धरती पर खुदा का छाया होता है। इसके साथ ही उसने सेना को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट भी बनवाया था। दीवाने आरिस और गुलाम वंश के पतन के बाद सत्ता खिलजी वंश के हाथों में आ जाती है, जिसे 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शुरू करता है। लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी का आता है। जलालुद्दीन खिलजी शांति प्रिय था, लेकिन साजिश का शिकार हुआ। वहीं अलाउद्दीन खिलजी, जो सन 1226 से 1316 तक सत्ता में रहता है, ये खुद को सिकंदर-ए-शानी कहता था। इस
इसकी सोच बहुत बड़ी थी और उसके सुधार भी बहुत बड़े पैमाने पर थे। ये अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, लेकिन मंगोलों के हमले लगातार हो रहे थे उस समय, इसीलिए उसे एक बड़ी परमानेंट आर्मी चाहिए थी जो सल्तनत की सबसे बड़ी सेना बनाता है और सेना में धांधली को रोकने के लिए कई तरीकों को भी अपनाता है, जैसे घोड़ों को दागना यानी दाग प्रथा, ताकि अच्छी नस्ल के घोड़े बदले ना जा सकें, और सैनिकों का पूरा हुलिया चेंज किया जाता था, जिसे हुलिया प्रथा के नाम से भी जाना गया। और उसने एकता की जगह नगद सैलरी देना शुरू किया था, जिससे सुल्तान का सीधा कंट्रोल गया फौज पर। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने मंगोलों के आक्रमण रोके, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बाजार व्यवस्था, जासूसी तंत्र और सेना सुधार भी लागू किए। इसके साथ ही वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। अलाउद्दीन के बाद फिर तुगलक वंश आता है, जो 1320 से 1414 तक रहा। इस वंश ने प्रशासनिक सुधार तो किए, लेकिन गलत फैसलों के कारण जनता से दूर हो गया। इसमें सबसे चर्चित नाम आता है मुहम्मद बिन तुगलक का, जो 1325 से 1351 तक शासन किया था। ये बुद्धिमान था, लेकिन अव्यवहारिक राजा था। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का निर्णय लिया, जो असफल रहा। इसके साथ ही उसने तांबे के सिक्के जारी किए, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। वो टैक्स बढ़ाया जब अकाल पड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान जमीन छोड़कर भाग गए। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का मामला यही दिखाता है कि विजनरी होना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी बात। टाइमिंग, तरीका और प्रशासनिक क्षमता सब जरूरी होता है। इस उथल पुथल के बाद गद्दी पर आता है फिरोज शाह तुगलक। ये एक शांति प्रिय शासक था, जिसने शिक्षा, सिंचाई और निर्माण कार्यों को बढ़वाया, कई नए शहर भी बसाए, वहीं सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। लेकिन उसकी धार्मिक नीति इतनी उदार नहीं थी, क्योंकि उसने गैर मुसलमानों पर जजिया फिर से लगाया और इस बार ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल किया गया, जो एक विवादास्पद कदम था। कहते हैं कि उसके समय में दास प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और 1398 में तैमूर का हमला होता है, जो दिल्ली को बुरी तरह लूटता और कत्लेआम करता है और तुगलक की कमर तोड़ देता है। जिसके बाद तैमूर के गवर्नर खिजर खान ने सैयद वंश 1414 से 1451 की नींव रखते हैं, लेकिन ये वंश काफी कमजोर था, जिसके कारण मात्र 37 साल ही चल पाया, क्योंकि दिल्ली पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे और केंद्र कमजोर होता गया। ये लोग कुछ सुधारों का प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। यह वंश 1451 तक चलता है और फिर इसकी जगह लोधियों ने ले लिया। 1451 से 1526 तक ये पहले अफगान शासक थे दिल्ली सल्तनत की, जिसने स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। इस वंश का सबसे काबिल शासक माना जाता है सिकंदर लोधी को, जो 1489 से 1517 तक शासन करता है। उसने अपने साम्राज्य को थोड़ा विस्तार भी दिया था और प्रशासन को भी संभाला था, जो 1504 में आगरा शहर बसाया, वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी भी बना। सिकंदर धार्मिक रूप से असमूर्त था। ऐसा स्रोत बताते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। जिसके बाद लोधी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी आता है 1517 से 1526 तक। दोस्तों, इसका शासन काफी कठोर माना जाता है। वह अपने अफगान सरदारों के बीच बहुत ही अलोकप्रिय हो गया था और इसी अंदरूनी काल और असंतोष का फायदा उठाता है काबुल का शासक बाबर। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होती है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोधी मारा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबर की सेना तो काफी छोटी थी, फिर वो कैसे जीता? दोस्तों, उसकी सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी तकनीक बेहतर थी, क्योंकि वो खास युद्ध नीति तुलगामा को अपनाता है, जिसमें सेना दुश्मनों को किनारों और पीछे से घेर लेती है। और दूसरी व सबसे अहम वजह, भारत में पहली बार तोपखानों का बड़े पैमाने पर असरदार इस्तेमाल होता है और इसी कारण से 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।